Assalamualaikum everyone. How are you all? Hope you're all doing good. Welcome to Fawad Beyond Borders YouTube channel. Today we're diving into a fascinating topic that has captured the attention of millions around the world. तो अगर हम आज के टॉपिक की बात करें ना, तो एक आम टीवी शो या हॉलीवुड की कोई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म को ले लीजिए। बिल्कुल। मतलब उन्हें 1,40,00,000 लोगों तक पहुंचने में हफ्तों लग जाते हैं, कई बार तो महीनों लग जाते हैं। लेकिन यार जरा इस बात पर गौर कीजिए, एक इंसान आर्कटिक की एकदम जमा देने वाली बर्फ के बीच से एक वीडियो अपलोड करता है और वो भी -50 डिग्री में। एग्जैक्टली। और सिर्फ 11 घंटे के अंदर 1.47 करोड़ मतलब 14.7 मिलियन लोग अपनी स्क्रीन से पूरी तरह चिपक जाते हैं। ये सच में दिमाग खराब कर देने वाला आंकड़ा है। मतलब अगर हम इस 14.7 मिलियन के फिगर का थोड़ा गणित लगाकर देखें ना, तो तस्वीर और भी ज्यादा हैरान करने वाली हो जाती है। बिल्कुल, बताइए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वीडियो अपलोड होने के बाद हर 1 घंटे में औसतन 13 लाख से ज्यादा लोग उस वीडियो को प्ले कर रहे थे। 13 लाख हर घंटे? अरे बाप रे। हाँ, ये किसी बड़े शहर की पूरी आबादी के एक साथ एक ही समय पर बैठकर एक ही वीडियो देखने जैसा है। मतलब ये सिर्फ कोई वीडियो रिलीज होना नहीं है यार, इंटरनेट पर एक तरह का डिजिटल भूकंप आने जैसा है। डिजिटल भूकंप, ये वर्ड बहुत सही यूज किया। और इस भूकंप का जो केंद्र है वो है यूट्यूब के सबसे बड़े क्रिएटर मिस्टर बीस्ट। बिल्कुल। जिनके सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा सुन के ही किसी का सिर चकरा जाए। 494 मिलियन, मतलब लगभग 49 करोड़ सब्सक्राइबर्स, जो कि दुनिया के कई बड़े देशों की आबादी से भी ज्यादा है। सही बात है। तो उनके इस नए वीडियो का टाइटल है आई सर्वाइव्ड 7 डेज इन द आर्कटिक। अब यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा होता है। मतलब इंसान बुनियादी तौर पर आराम पसंद करता है ना। हाँ बिल्कुल, हम सब रजाई में छिपकर हीटर के सामने बैठना चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो फिर ऐसा क्या है जो करोड़ों लोगों को, किसी दूसरे इंसान को ठंड में, मौत के साए में संघर्ष करते हुए देखने के लिए खींच लाता है? मतलब क्या हम एक ऐसे समाज में बदल रहे हैं जो दूसरों की तकलीफ देखकर मजे लेता है? मुझे लगता है कि इसे सिर्फ दूसरों की तकलीफ में मजा खोजना कहना शायद सही नहीं होगा। मतलब ये मानवीय मनोविज्ञान की पूरी तस्वीर नहीं दिखाता है। अच्छा, तो फिर इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है? अगर हम इसे गहराई से समझे ना, तो ये एक आधुनिक ग्लैडिएटर एरिना की तरह काम करता है। मतलब जैसे प्राचीन रोम में लोग ग्लैडिएटर्स को लड़ते हुए देखने जाते थे। हाँ, क्योंकि उसमें लाइफ और डेथ का चरम संघर्ष दिखाई देता था। बिल्कुल। और आज का जो दर्शक है वो उसी एरिना का सम्राट है। दर्शक अपने सुरक्षित और आरामदायक कमरे में बैठकर एक सेफ रोमांच महसूस करता है। वो बिना खुद खतरे में पड़े वो फील लेना चाहता है। हाँ, इसे मनोविज्ञान में वाइकेरियस थ्रिल कहते हैं। मतलब बिना किसी असली खतरे में पड़े वो एड्रेनलिन रश फील करना, जो मिस्टर बीस्ट और उनके दोस्त उस बर्फीले तूफान में महसूस कर रहे हैं। वाइकेरियस थ्रिल, आधुनिक ग्लैडिएटर एरिना, ये एक बहुत ही सटीक और थोड़ी डराने वाली एनालॉजी है। लेकिन मैं इस बात पर थोड़ा सा असहमत होना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक खेल नहीं है। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल और डिटेल्स है ना, वो साफ साफ बता रहे हैं कि ये सिर्फ एक सर्वाइवल चुनौती नहीं है। तो आपको क्या लगता है ये क्या है? ये एक बहुत ही सोची समझी, मतलब अरबों डॉलर की कॉर्पोरेट मशीनरी का हिस्सा है। मिस्टर बीस्ट आर्कटिक में सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, वो वहां से अपना पूरा एक व्यापारिक साम्राज्य चला रहे हैं। आप उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, उनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ही नजर डालिए। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर हम इस पूरे इकोसिस्टम को बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो मिस्टर बीस्ट अब सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं रह गए हैं। एग्जैक्टली, वो खुद में एक पूरी इकोनॉमी बन चुके हैं। सही कहा। उनका जो मार्केटिंग स्टाइल है वो किसी भी पारंपरिक कंपनी से बिल्कुल अलग है। मतलब उन्होंने किसी बाहरी ब्रांड की स्पॉन्सरशिप का कोई लंबा चौड़ा ऐड नहीं दिया। हाँ, उन्होंने सीधे लिखा है कि फाइंड माई जैकलिंग्स बीफ स्टिक्स एट वॉलमार्ट नाउ। बिल्कुल। और बात सिर्फ वॉलमार्ट तक ही सीमित नहीं है। हाँ, उन्होंने अपनी मर्चेंडाइज बेचने के लिए MrBeast.store का लिंक भी दिया हुआ है। और जो लोग डेटा के दीवाने हैं उनके लिए अपने खुद के एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म व्यू स्टार्ट्स का प्रमोशन किया है। व्यू स्टार्ट्स, हाँ। लेकिन यार, मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा चौंकाया ना, बल्कि सच कहूं तो थोड़ा अजीब लगा, क्या चीज? वो है उनका ऑडियंस से बात करने का तरीका। मतलब डिस्क्रिप्शन में उन्होंने एकदम कैपिटल लेटर्स में लिखा है, सब्सक्राइब और आई टेक योर डॉग। मतलब सब्सक्राइब करो वरना मैं तुम्हारा कुत्ता ले जाऊंगा। वो काफी फनी है।
फनी तो है, पर सोशल मीडिया लिंक्स के नीचे उन्होंने लिखा है कि फॉलो ऑल ऑफ दीज और आई विल किक यू। मतलब क्या ये बहुत ही सस्ता एंगेजमेंट बेट नहीं लगता आपको? मेरा मतलब है, क्या 49 करोड़ सब्सक्राइबर्स वाले इतने बड़े इंसान को इस तरह की आक्रामक भाषा इस्तेमाल करने की जरूरत है? देखिए, ये देखने में थोड़ा आक्रामक या चीप लग सकता है, लेकिन अगर आप डिजिटल कम्युनिटी बिल्डिंग के नजरिए से देखें ना, तो ये एक मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक? वो कैसे? इसे समझने के लिए हमें पैरासोशल रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। मतलब डिजिटल दुनिया की एक तरफा दोस्ती। ओके। जब कोई इतना बड़ा सेलिब्रिटी इतने अनौपचारिक, बेतुके और लगभग दोस्तों की तरह धमकाने वाले अंदाज में बात करता है ना, तो वो कॉर्पोरेट दुनिया की उस प्रोफेशनल दीवार को तोड़ देता है। अच्छा, तो मतलब वो ऑडियंस को ये फील नहीं होने देते कि वो किसी कॉर्पोरेट ब्रांड का एड देख रहे हैं। एग्जैक्टली। लोगों को लगता है कि वो अपने एक बहुत ही अमीर, पागल और मजेदार दोस्त को देख रहे हैं जो बस उनसे मजाक कर रहा है। और ये भाषा उस द बॉयज वाले वाइब को बनाए रखती है जो उनके कंटेंट की असली जान है, दोस्तों का ग्रुप वाली वाइब। बिल्कुल सही, वो वाइब ही लोगों को कनेक्ट करती है। आपकी इस बात में दम तो है, लेकिन मुझे ये किसी दोस्त का मजाक कम और एक बहुत ही सधावा डिजिटल ट्रैप ज्यादा लगता है। डिजिटल ट्रैप मतलब किस सेंस में? अगर हम इस पूरे सिस्टम को देखें ना, तो ये एक ब्लैक होल ऑफ अटेंशन की तरह काम करता है। दिलचस्प नजरिया है। मतलब एक बार जब कोई दर्शक मिस्टर बीस्ट के इस 7 दिन के सर्वाइवल चैलेंज को देखने आता है, तो वो ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण उसे अपने अंदर खींच लेता है। हाँ, वीडियो से वो डिस्क्रिप्शन में जाता है। एग्जैक्टली। नीचे व्यू स्टैट्स का लिंक है, की शर्ट्स है, बीफ स्टिक्स है। मतलब क्या ये दर्शक के ध्यान का पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन नहीं है? कमर्शियल नजरिए से इसे दोहन या एक्सप्लॉयटेशन कहने के बजाय वर्टिकल इंटीग्रेशन का सबसे बेहतरीन उदाहरण कहा जा सकता है। वर्टिकल इंटीग्रेशन थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल। मतलब पारंपरिक मीडिया में क्या होता था, एक टीवी नेटवर्क किसी दूसरी कंपनी का विज्ञापन दिखाता था और बीच में अपना कमीशन लेता था। हाँ, टीवी एड्स का तो यही मॉडल रहा है हमेशा से। लेकिन मिस्टर बीस्ट ने बिचौलिए को ही खत्म कर दिया है। जब दर्शक आर्कटिक की उस भयानक ठंड को देखकर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध होता है ना, तब उसका ध्यान अपने चरम पर होता है। एग्जैक्टली। उस हाइपर फोकस का फायदा उठाते हुए वो बाहरी कंपनियों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी ही अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, अपना ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। यार, ये एक बहुत ही क्रूर लेकिन एकदम सच्ची बात है। बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत स्मार्ट मूव है। बिल्कुल स्मार्ट है। लेकिन एक बात तय है कि मिस्टर बीस्ट ने ऐसी ही एक दिन सुबह उठकर सीधे आर्कटिक जाने का फैसला तो नहीं किया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे सालों की प्लानिंग है। हाँ, अगर हम अपने डेटा पर नजर डालें तो ये रातों रात मिली सफलता नहीं है। इस महारत के पीछे एक बहुत ही सधा हुआ सर्वाइवल फॉर्मेट है। सही बात है। और एक ऐसा पैटर्न है जो लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा है, मतलब एस्केलेट हो रहा है। बिल्कुल। उनके पिछले रिकॉर्ड्स एक क्रोनोलॉजिकल कहानी बताते हैं कि कैसे उन्होंने इस सर्वाइवल जॉनर को बाकायदा एक विज्ञान में बदल दिया है। डेटा क्या कहता है इस बारे में? डेटा दिखाता है कि 2 साल पहले उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था, आई सर्वाइव 7 days in an abandoned city। एक खाली पड़े शहर में। हाँ, और उस पे 352 मिलियन व्यूज है। बाप रे। और पैसों के साथ सर्वाइवल को जोड़ने का जो उनका तरीका है ना, वो और भी ज्यादा दिलचस्प है। बिल्कुल, जैसे वो पैसे ऑफर करते हैं सर्वाइव करने के लिए। हाँ, 1 साल पहले का वीडियो देखिए उनका, $10,000 एवरी डे यू सर्वाइव इन द वाइल्डरनेस। मतलब जंगल में हर दिन सर्वाइव करने के $10,000। और उस पे 380 मिलियन व्यूज हैं। फिर 9 महीने पहले का वीडियो देख लीजिए, सर्वाइव 100 days in prison, विन $500,000। जेल में 100 दिन। उस पर भी 118 मिलियन व्यूज हैं। एग्जैक्टली। और अभी सिर्फ 2 महीने पहले का वीडियो है, ट्रैप्ड ऑन एन आइलैंड अंटिल आई बिल्ड अ बोट, जिस पर 128 मिलियन व्यूज आए हैं। तो ये एक बहुत ही क्लियर पैटर्न है। हाँ, लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है। क्या सवाल? क्या वो सिर्फ एक ही फॉर्मूले में नहीं फंस गए हैं? मतलब देखिए ना, शहर, फिर जंगल, जेल, आइलैंड और अब आर्कटिक। क्या ये सिर्फ एक ही कहानी को अलग अलग बैकग्राउंड और ज्यादा पैसों के साथ बार बार बेचने जैसा नहीं लग रहा है? देखिए, इसे सिर्फ एक फॉर्मूला कहना गलत होगा। ये असल में इंसान के दिमाग की हेडोनिक ट्रेडमिल का सीधा सीधा फायदा उठाना है। हेडोनिक ट्रेडमिल? ये क्या होता है? मतलब दर्शक बहुत जल्दी किसी भी चीज से बोर हो जाते हैं। जो चीज 2 साल पहले बहुत रोमांचक लगती थी ना, जैसे एक खाली शहर में 7 दिन गुजारना, हाँ, वो चीज आज एकदम आम लग सकती है।
इसीलिए मिस्टर बीस्ट को हर बार दाव बढ़ाना ही पड़ता है। ओहो, मतलब स्टेक्स को हाई करना पड़ता है। एग्जैक्टली इसे एस्केलेशन ऑफ स्टेक्स कहते हैं। शहर के खंडर से शुरुआत हुई, फिर खौफनाक जंगल आया, फिर वो जेल की कोठरी की मनोवैज्ञानिक घुटन आई। बिल्कुल, फिर एक सुनसान आइलैंड जहां सिर्फ सरवाइव नहीं करना था बल्कि नाव भी बनानी थी, और अब फाइनली आर्कटिक की जानलेवा ठंड। सही कहा। हर बार स्थिति पहले से ज्यादा खतरनाक होती है और इसीलिए दर्शक ये देखने के लिए मजबूर हो जाता है कि क्या इस बार ये इंसान हार मान लेगा। मतलब वो लगातार हमारे डोपामीन के लेवल को बढ़ा रहे हैं ताकि हम कभी संतुष्ट ना हो। ये सच में चौंकाने वाला है। हाँ, ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक पकड़ है उनकी। लेकिन मुझे जो चीज़ इस पूरे आर्कटिक वाले वीडियो में सबसे ज्यादा हैरान करी है ना, वो खुद मिस्टर बीस्ट नहीं है। तो फिर क्या है? वो है इस वीडियो के अपलोड होते ही यूट्यूब के पूरे इकोसिस्टम में जो भूचाल आया है, मतलब दूसरे क्रिएटर्स का जो रिएक्शन है। अरे हाँ, ये इंटरनेट की दुनिया का एक बहुत ही शानदार पहलू है। बिल्कुल, जब मिस्टर बीस्ट कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो वो सिर्फ एक वीडियो नहीं ले जाता। हाँ, वो पूरी डिजिटल दुनिया के लिए कंटेंट फेस्टिवल बन जाता है। एग्जैक्टली हमारे पास जो डेटा में शॉर्ट्स का सेक्शन है ना, वो इस बात का एकदम पक्का सबूत है। क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं शॉर्ट्स में? वीडियो अपलोड होने के कुछ ही घंटों के भीतर बाकी क्रिएटर्स ने इस वीडियो को रीमिक्स करना शुरू कर दिया था। मतलब वो लोग उस पर अपना कंटेंट बनाने लगे। हाँ, कुछ के टाइटल्स तो देखिए। एक शॉर्ट का टाइटल है हेलो फ्रेंड #शॉर्ट्स #मिस्टर बीस्ट, और उस पे तुरंत व्यूज आने लगे। और कोई फनी शॉर्ट्स भी बने था। बिल्कुल, एक और क्रिएटर ने बनाया बजट मिस्टर बीस्ट, और तो और भाषा की सीमाएं भी टूट गई यार। अच्छा, दूसरी भाषाओं में भी शॉर्ट्स बने? हाँ, पोलिश भाषा में एक शॉर्ट बना है जिसका टाइटल है मिस्टर बीस्ट को ती रोबिश, मतलब मिस्टर बीस्ट आप क्या कर रहे हैं दिन 15। वाह, इसका सीधा मतलब यह है कि उनके कंटेंट के इर्द गिर्द एक पूरी समानांतर अर्थव्यवस्था या सेकेंडरी इकोनॉमी काम कर रही है। एग्जैक्टली। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इसे आप एक सहजीवी, मतलब सिम्बायोटिक, लेकिन साथ ही साथ पैरासिटिक रिश्ते की तरह देख सकते हैं। वो कैसे? पैरासाइटिक क्यों? क्योंकि छोटे क्रिएटर्स मिस्टर बीस्ट के विशाल नाम और उनके थंबनेल्स का उपयोग करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। हाँ, कोई उनके वीडियो पे रिएक्शन दे रहा है, कोई क्लिप्स काट कर मीम्स बना रहा है। बिल्कुल, कोई उस पे शॉर्ट्स बनाकर व्यूज बटोर रहा है। मिस्टर बीस्ट एक ऐसे सूरज की तरह है जिसकी रोशनी से यूट्यूब के छोटे छोटे ग्रह चमक रहे हैं। क्या बात है, बहुत सही एनालॉजी दी आपने। और सबसे मजे की बात तो यह है कि मिस्टर बीस्ट इन लोगों को ऐसा करने से रोकते भी नहीं है। हाँ, वो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं भेजते। क्यों भेजेंगे? क्योंकि ये सारी चर्चा, ये सारा बज अंततः लोगों को उनके ही मुख्य वीडियो तक वापस ले जाती है। बिल्कुल, ये उनके लिए फ्री मार्केटिंग का काम करता है। तो वो ब्लैक होल वाला मेरा पॉइंट यहाँ फिर से सही साबित होता है ना। सब कुछ खींच कर वहीं जा रहा है। हाँ, उस सेंस में आपका ब्लैक होल वाला पॉइंट एकदम सटीक है। लेकिन यार, इस विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए जो मैन पावर चाहिए ना, वो भी दिमाग घुमाने वाली है। टीम तो बहुत बड़ी होगी इनकी। मैं एक एनालिस्ट के तौर पर जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखती हूँ तो मुझे वहां एक छोटा सा लिंक दिखाई देता है। कौन सा लिंक? MrBeastJobs.com, और उसके आगे लिखा है आई एम हायरिंग, मतलब मैं नौकरियां दे रहा हूँ। अरे हाँ, ये तो उनके हर वीडियो में होता लगभग। तो क्या हम अभी भी मिस्टर बीस्ट को सिर्फ एक यूट्यूबर कह सकते हैं? क्योंकि आर्कटिक जैसी जगह पर 7 दिनों का सर्वाइवल शूट करना कोई 2-4 लोगों का काम तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 2 लोगों के बस की बात नहीं है। इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए आपको हॉलीवुड लेवल की एक पूरी कंपनी की जरूरत होती है। बिल्कुल, बर्फ में -50 डिग्री पर काम करने वाले स्पेशल कैमरे चाहिए होंगे। हाँ, वहाँ मौजूद मेडिकल टीम, सुरक्षा विशेषज्ञ, लॉजिस्टिक्स की एक पूरी फौज, और फिर इस सैकड़ों घंटों के रॉ फुटेज को 20-25 मिनट के एक तेज तरार वीडियो में बदलने वाले दुनिया के सबसे बेहतरीन एडिटर्स। एग्जैक्टली। तो मिस्टर बीस्ट अब एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वो एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट मशीन बन चुके हैं। एक बहुत बड़ी मशीन। लेकिन यहीं से एक डर भी पैदा होता है। कैसा डर? क्या इस कॉर्पोरेट मशीन ने यूट्यूब की उस मूल आत्मा को नहीं मार दिया है, जहां कोई भी आम इंसान अपने कमरे से एक साधारण कैमरे के साथ वायरल हो सकता था? ये एक वैलिड कंसर्न है। मेरा मतलब है, क्या अब यूट्यूब पर सफलता का पैमाना केवल अति या कहें तो एक्सट्रीम ही रह गया है? हाँ ना, मतलब जब तक आप कुछ पागलपन ना करें। एग्जैक्टली। जब तक आप हेलीकॉप्टर से नहीं कूदते या आर्कटिक में जाके नहीं जमते, तब तक कोई आपको नहीं देखेगा। क्या हम एल्गोरिदम के गुलाम बन गए हैं? देखिए, ये एक बहुत ही वाजिब डर है, लेकिन अगर हम डेटा को थोड़ा निष्पक्ष होकर देखें ना, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम और दर्शकों का मनोविज्ञान एक साथ कई अलग अलग दिशाओं में काम करता है। अच्छा, वो कैसे? ये सच है कि मिस्टर बीस्ट के आर्कटिक वीडियो को 14.7 मिलियन व्यूज मिले,
लेकिन उसी प्लेटफॉर्म पर उसी समय कुछ और भी घटित हो रहा था। हाँ, हमारे सोर्स मटेरियल में उसी दिन का कुछ और डेटा भी मौजूद है। बिल्कुल, वेरिटासियम का एक वीडियो अपलोड हुआ था उसी दिन। हाँ, हाउ डज गूगल मैप्स एक्चुअली वर्क, मतलब गूगल मैप्स असल में कैसे काम करता है। एग्जैक्टली और उसे 12 घंटे में 657 के मतलब लगभग 6.5 लाख व्यूज मिल गए। और दूसरी तरफ निक डिगियोवानी का वीडियो भी है, आई एट द वर्ल्ड्स बेस्ट सैंडविच, जिस पर 21 मिलियन व्यूज हैं। तो आप देख रहे हैं कॉन्ट्रास्ट, एक तरफ कोई आर्कटिक में अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, हाँ, दूसरी तरफ कोई शांति से बैठकर ज्ञान दे रहा है मैप्स के बारे में। और तीसरा इंसान सिर्फ एक सैंडविच खा रहा है और उसे भी करोड़ों व्यूज मिल रहे हैं। ये तो है। तो इससे क्या साबित होता है? यही यूट्यूब की असली ताकत है यार, उसकी डाइवर्सिटी या विविधता। इसे आप मीडिया की डाइट समझ सकते हैं। मीडिया डाइट, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और समझाइए। देखिए, मिस्टर बीस्ट का वीडियो उस मसालेदार फास्ट फूड या एनर्जी ड्रिंक की तरह है जो आपके एड्रेनालिन को एकदम पंप कर देता है, इंस्टेंट किक देता है। हाँ, लेकिन इंसान 24 घंटे एनर्जी ड्रिंक तो ले पी सकता ना। उसे वेरिटासियम जैसे वीडियो की भी जरूरत होती है जो उसके दिमाग को शांत करे, जो उसकी जिज्ञासा को बढ़ाए, एक संतुलित आहार की तरह। बिल्कुल। और वो सैंडविच वाले वीडियो आपको एक हल्का फुल्का सुकून देते हैं। तो फिर मिस्टर बीस्ट इन सबसे ऊपर क्यों नजर आते हैं? क्योंकि वो हाई प्रोडक्शन वैल्यू और मानवीय सहन शक्ति का एकदम सटीक मिश्रण पेश करते हैं, जो सीधे हमारे दिमाग के सबसे प्राथमिक हिस्से मतलब प्राइमल ब्रेन पर प्रहार करता है। मीडिया डाइट वाली ये एनालॉजी बहुत ही सटीक है, मतलब इंसान को सब कुछ चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन इस भारी भरकम विश्लेषण के बाद मैं थोड़ा कुछ तकनीकी पहलुओं पर आना चाहूंगा जिन पर शायद एक आम दर्शक का ध्यान नहीं जाता है। बताइए कौन से पहलू? मैं उस वेलोसिटी ऑफ व्यूज, मतलब व्यूज आने की जो गति है ना, उसे दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूँ। हाँ, 11 घंटे में 14.7 मिलियन, मतलब हर मिनट हजारों लोग प्ले बटन दबा रहे थे यार। आखिर ये स्पीड बनती कैसे है? क्या ये सिर्फ सब्सक्राइबर्स की संख्या का कमाल है? नहीं, सब्सक्राइबर्स तो सिर्फ एक इनिशियल पुश देते हैं। असली खेल है पेसिंग और रिटेंशन का। पेसिंग? वीडियो की पेसिंग? बिल्कुल। आप मिस्टर बीस्ट की वीडियो देखिए, उनमें कोई लंबा और बोरिंग इंट्रो नहीं होता है। हाँ, वो सीधा पॉइंट पर आते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं ना, पहले 3 सेकंड के अंदर आपको वीडियो का मुख्य उद्देश्य बता दिया जाता है और एक्शन तुरंत शुरू हो जाता है। इससे दर्शकों के ध्यान भटकने की गुंजाइश लगभग शून्य हो जाती है। एग्जैक्टली। यही रिटेंशन है जो एल्गोरिदम को सिग्नल देता है कि इस वीडियो को और लोगों तक पुश करो। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प तथ्य है जो हमें उनके कंटेंट की गहराई बताता है। मतलब मिस्टर बीस्ट सिर्फ दर्द, ठंड या सर्वाइवल ही नहीं बेच रहे हैं। और क्या है इनके कंटेंट में? वो मानवीय ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब लाइफ के बड़े बदलावों को भी एक चुनौती बना देते हैं। हाँ, आप उस वेट लॉस वाले वीडियो की बात कर रहे हैं? हाँ, हमारे डेटा में उनका एक और बहुत चर्चित वीडियो है, लूज 100 पाउंड्स विन $250,000, मतलब 100 पाउंड वजन कम करो और $2.5 लाख जीतो। और उस वीडियो के स्टैट्स क्या है? उस अकेले वीडियो को 11 महीनों में 251 मिलियन व्यूज मिले हैं। ये वीडियो इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि लोग सिर्फ दूसरों को संघर्ष करते हुए नहीं देखना चाहते। सही बात है। वो उन्हें जीतते हुए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हुए भी देखना चाहते हैं। हाँ, एक पॉजिटिव आउटकम चाहते हैं। बिल्कुल। जब सर्वाइवल के साथ एक बहुत ही स्पष्ट और सकारात्मक परिणाम जुड़ जाता है ना, जैसे स्वास्थ्य सुधरना या बड़ी रकम जीतना, तो ऑडियंस का इमोशनल कनेक्शन और भी गहरा हो जाता है। और सर्वाइवल की इस पूरी दुनिया में सिर्फ मिस्टर बीस्ट ही नहीं है जो राज कर रहे हैं। इस विषय की अपनी एक अलग ही बहुत ही डेडिकेटेड ऑडियंस है। हाँ, बिल्कुल है। हमारे पास एक और चैनल आउटडोर बॉयज का डेटा है। उनका 2 साल पुराना एक वीडियो है, 4 days alone in Alaska, bushcraft camping and foraging food। आउटडोर बॉयज। और आपको पता है उस अकेले वीडियो पर 67 मिलियन, मतलब 67 मिलियन व्यूज है। अरे वाह, आउटडोर बॉयज और मिस्टर बीस्ट की तुलना करना बहुत ही ज्ञानवर्धक हो सकता है यहाँ पर। हाँ, दोनों के स्टाइल में बहुत फर्क है ना। जमीन आसमान का फर्क है। आउटडोर बॉयज का कंटेंट एकदम शांत है, उसमें प्रकृति है और बेसिक बुशक्राफ्ट स्किल्स हैं। लोग उसे रिलैक्स करने के लिए, सुकून के लिए देखते हैं। और मिस्टर बीस्ट ने उसी बुनियादी मानवीय रुचि को, मतलब ठंड में सर्वाइवल को लिया और उसमें अपना करोड़ों का बजट, क्रेजी कैमरा एंगल्स और दोस्तों के पागलपन का तड़का लगा दिया और उसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म में बदल दिया। एग्जैक्टली। तो यार, इन सभी अद्भुत तथ्यों और इतनी गहराई से किए गए एनालिसिस के बाद एक कंटेंट क्रिएटर या एक आम दर्शक के रूप में हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?
मुझे लगता है कि सबसे बड़ी सीख तो यही है कि हर बार अपने ही बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ने की भूख होनी चाहिए। हाँ, वो कभी सेटल नहीं होते। बिल्कुल, उन्होंने कभी भी अपने कंफर्ट जोन को अपना घर नहीं बनने दिया, हमेशा एस्केलेट किया। और दूसरी सबसे बड़ी बिजनेस स्ट्रैटेजी जो मुझे समझ आती है वो है अपनी ऑडियंस का मालिकाना हक खुद के पास रखना। वो कैसे? मतलब अपने खुद के ब्रांड्स बनाना, अपनी मर्चेंडाइज बेचना और सिर्फ प्लेटफॉर्म के विज्ञापनों या बाहरी स्पॉन्सर्स पर निर्भर ना रहना। बिल्कुल सही। मिस्टर बीस्ट ने साबित किया है कि अगर आप ऑडियंस का अटेंशन खींच सकते हैं ना, तो आपको किसी बाहरी स्पॉन्सर का मोहताज होने की जरूरत ही नहीं है। सही बात है। और एक चीज जो मुझे उनके हर वीडियो में सबसे खास लगती है, चाहे वो वीडियो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, वो क्या है? वो है द बॉयज का एंगल, मतलब दोस्तों का साथ। अरे हाँ, वो ह्यूमर वाला पार्ट। एग्जैक्टली। आर्कटिक की हड्डियां कंपा देने वाली ठंड हो, लेकिन दोस्तों के साथ होने वाला जो हंसी मजाक है ना, वो उस पूरे माहौल को बहुत भारी या डिप्रेसिंग नहीं होने देता। बिल्कुल, ये कोई सीरियस नेशनल ज्योग्राफिक की डॉक्यूमेंट्री नहीं है। हाँ, ये दोस्तों के एक ग्रुप का खतरनाक लेकिन मनोरंजक पागलपन है और लोग इसी से कनेक्ट करते हैं। और यही वजह है कि आने वाले समय में पारंपरिक टीवी इंडस्ट्री और हॉलीवुड मीडिया के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा संकट है। संकट? हॉलीवुड के लिए? वो कैसे? आप खुद सोचिए, अगर एक 26 मिनट का YouTube वीडियो जिस पर किसी बड़े हॉलीवुड स्टूडियो का ठप्पा भी नहीं है, वो दुनिया भर के बड़े टीवी नेटवर्क्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से ज्यादा व्यूअरशिप ला रहा है, तो फिर हॉलीवुड का भविष्य क्या है? यार, ये बात तो है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि हॉलीवुड करोड़ों डॉलर लगाकर महीनों का प्रमोशन करके भी वो एंगेजमेंट नहीं ला पाता जो मिस्टर बीस्ट एक सिंगल ट्वीट और एक वीडियो ड्रॉप से ले आते हैं। एग्जैक्टली। मतलब भविष्य में शायद डिजिटल एक्सट्रीम स्पोर्ट्स या सर्वाइवल रियलिटी शोज पूरी तरह से टीवी से गायब ही हो जाएंगे और सिर्फ YouTube जैसी जगहों पर ही सर्वाइव करेंगे। मिस्टर बीस्ट ने खुद को एक चलता फिरता ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क बना लिया है। ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये मीडिया के इतिहास का एक बहुत बड़ा बदलाव है फवाद। उन्होंने गेम को सिर्फ जीता नहीं है, उन्होंने इस गेम के नियम ही पूरी तरह से बदल दिए हैं। बिल्कुल। और ये सफलता मानवीय सीमाओं को बार बार चुनौती देने, दर्शकों के मनोविज्ञान को बहुत ही बारीकी से समझने और एक बेजोड़ बिजनेस स्ट्रैटेजी का अंतिम नतीजा है। एकदम सही कहा आपने। यार, ये सब सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अगर हम देखें, हम हमेशा व्यूज, एल्गोरिदम और कॉर्पोरेट मशीन की बात करते हैं, लेकिन इस सब के बीच एक ऐसा सवाल है जो शायद सबसे ज्यादा सोचने वाला है। क्या सवाल? उस इंसान के बारे में सोचिए जो उस -50 डिग्री की बर्फ के बीच बैठा है। जब 49 करोड़ लोगों की उम्मीदों का पहाड़ आपके कंधों पर होना, तो हर अगला वीडियो पिछले वाले से ज्यादा खतरनाक होना ही चाहिए। हाँ, शहर, जंगल, जेल, आइलैंड और अब आर्कटिक। एग्जैक्टली। इंसान के शरीर और दिमाग की एक प्राकृतिक सीमा होती है। तो ये सोचने वाली बात है कि डिजिटल दुनिया के इस सबसे बड़े और क्रूर अरीना में दर्शकों के मनोरंजन की इस कभी न खत्म होने वाली भूख को शांत करने के लिए अंततः एक क्रिएटर को किस हद तक खुद को खतरे में डालना पड़ेगा। ये तो एक डराने वाला सवाल है। क्या उनका अगला चैलेंज अंतरिक्ष में होगा या समुद्र की सबसे गहरी खाइयों में? मतलब क्या हम अनजाने में एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां डिजिटल दुनिया में सफलता की कीमत सीधे तौर पर इंसान की जिंदगी के जोखिम से तय होगी? ये एक बहुत ही प्रोफाउंड थॉट है और इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा। हाँ, लेकिन ये हमें अपने क्लिक करने की ताकत और उसके असर के बारे में सोचने पर जरूर मजबूर करता है। बिल्कुल। Thank you for spending your time with me on Fuad Beyond Borders. If you enjoyed this episode, don't forget to like, subscribe, and share this podcast with others. Let me know your thoughts in the comments below, and I'll see you in the next episode. Until then, stay curious and keep exploring beyond borders.